सदियों तक कोरिया एक ही कंट्री होती है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। 1910 से 1945 तक जापान इस पर रूल करता है। उसके बाद जापान हारता है वर्ल्ड वॉर 2 और दो कंट्रीज का आगाज होता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट सोशलिस्ट रिजीम जो कि बैक की जाती है बाय सोवियत यूनियन, और साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का आगाज होता है। 1950 के अंदर नॉर्थ कोरियन लीडर किम इल संग आगाज करते हैं कोरियन वॉर का, और वो कम्युनिस्ट रिजीम को पूरे ऑल ओवर कोरिया में फैलाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड होना ही नहीं चाहिए था, और ये जो कम्युनिस्ट रिजीम आई है, जो मेरी रिजीम है, जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, वो ऑल ओवर कोरिया होनी चाहिए। 3 साल कोरियन वॉर चलती है। इस वॉर के अंदर चाइना हेल्प करता है नॉर्थ कोरिया की, और यूएस और यूनाइटेड नेशंस हेल्प करते हैं साउथ कोरिया की। 3 साल के बाद 1953 में इस वॉर को एंड कर दिया जाता है, सीज फायर होता है, लेकिन कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं होती। इसका मतलब यह है कि ये दोनों कंट्रीज अभी तक एट वॉर हैं। ये दोनों ममालिक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनको डिवाइड किया जाता है बाय 38th पैरेलल, ये इनकी डिवाइडिंग लाइन का नाम है, और हैवीली आर्म्ड बॉर्डर है दोनों कंट्रीज के दरमियान। नॉर्थ कोरिया के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे मिलिट्री डायनेस्टी किम डायनेस्टी का रूल है। नॉर्थ कोरिया जहाँ पर किम डायनेस्टी का रूल है, इस टाइम इनके करंट लीडर किम जोंग उन है। ये 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है इनके पास दुनिया की, और ये अपने जीडीपी का 25% खर्च करते हैं मिलिट्री के ऊपर, जबकि दूसरी कंट्रीज 1 या 2% ही खर्च करती हैं। और इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं इनके पास, और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। जबकि यहाँ पर वक्फे बवक्फे से फैमिन आते रहते हैं, कहत आते रहते हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ना मार्केट्स हैं। ब्लैक मार्केट्स के ऊपर इनकी जो इकोनॉमी है, और लेबर फोर्स्ड लेबर जो कि प्रिजन में होती है, उसके ऊपर इनकी इकोनॉमी डेवलप्ड है। लेकिन फिर भी इनके पास 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और न्यूक्लियर वेपन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बाजार से गए और आपने खरीद ली। आप ये एग्जिस्टिंग किसी स्टेट से ही ले सकते हैं, और ये वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्रीज है इन द वर्ल्ड, और इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर पावर है। ये दुनिया की 10वीं न्यूक्लियर पावर है विद 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जो कि मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ऐसी कंट्री जहां पर वक्फे बवक्फे से कहत आते रहते हैं, जहां पर लोगों के पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, उस कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर होना, और उस कंट्री का अपने जीडीपी का 25% मिलिट्री पे खर्च करना काफी इंटरेस्टिंग है। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर पावर कैसे डेवलप की, यानी 1960s के अंदर इन्होंने अपने न्यूक्लियर सफर का आगाज किया। उस वक्त जितने भी न्यूक्लियर स्टेट्स थे, उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की हुई थी। ये ट्रीटी के 3 पॉइंट्स हैं। यह ट्रीटी इनेबल करती है उन स्टेट्स को जो कि न्यूक्लियर स्टेट्स हैं बिफोर 1967, वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि वो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी भी दूसरे मुल्क के साथ शेयर ना करें, और वो डी न्यूक्लियराइजेशन करें ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यानी कि रशिया और अमेरिका के पास बिफोर साइनिंग दिस ट्रीटी 10,000 से अबव न्यूक्लियर वेपन्स थे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब 5,000 हैं दोनों के पास, अराउंड 5500 चाहे रशिया के पास हैं, अराउंड 5500 अमेरिका के पास हैं। और तीसरा इसका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेन पॉइंट था कि पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज होगी न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यानी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल किया जाएगा फॉर पीसफुल पर्पसेस सच एज एनर्जी। तो जब इन्होंने अपने न्यूक्लियर सफर का आगाज किया, उस टाइम सब न्यूक्लियर स्टेट्स ने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की हुई थी। तो ये पहले यूएसएसआर यानी सोवियत कम्युनिस्ट रजीम, उनसे हेल्प लेते हैं, और एक छोटा सा रिएक्टर प्योंगयांग जो इनका कैपिटल है उसके अंदर डेवलप करना शुरू करते हैं, और अराउंड 1980s ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर पीसफुल पर्पसेस ये स्टार्ट करते हैं। 1985 के अंदर ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करते हैं, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अलाउ करते हैं कि वो इनके न्यूक्लियर साइट्स पे विजिट करें और ये देखें कि कहीं ये न्यूक्लियर वेपन्स तो डेवलप नहीं कर रहे, लेकिन सीक्रेटली ये प्लूटोनियम को डेवलप करना शुरू कर देते हैं, सीक्रेटली प्लूटोनियम को एनरिच करना शुरू कर देते हैं, और इनकी न्यूक्लियर जर्नी का आगाज होता है। 1990s के अंदर ये अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि अमेरिका इनको 2 लाइट वाटर रिएक्टर्स प्रोवाइड करेगा, जो कि ये इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर
प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। लेकिन फिर ये 2000s के अंदर एनपीटी से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं और ये कहते हैं कि क्योंकि यूएस इनकी तरफ हॉस्टाइल था, यूएस बहुत ज़्यादा इनकी तरफ हॉस्टाइल था और यूएस इनके एग्रीमेंट्स को नहीं मान रहा था, इस वजह से हम इस ट्रीटी से अलहदगी इख्तियार करते हैं। अराउंड 2003-2004 ये यूरेनियम भी डेवलप कर लेते हैं। प्लूटोनियम को इनरिच करने के बाद वो आते हैं यूरेनियम की तरफ। यूरेनियम उनको कहाँ से मिलता है? नॉर्थ कोरिया को फॉरेन पॉलिसी, आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन और हडसन के मुताबिक, जो कि मीडिया आउटलेट्स हैं उनके मुताबिक, पाकिस्तान यानी अब्दुल कदीर खान उनको यूरेनियम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। बदले में नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोवाइड करता है, बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत सस्ते दामों में। एक बार्टर होता है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान उनको यूरेनियम टेक्नोलॉजी और नॉर्थ कोरिया उनको बैलिस्टिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। अब्दुल कदीर खान 2004 के अराउंड टेलीविजन पे आते हैं और माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे स्केप गोट किया गया। ये एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि इस पे अलहदा से वीडियो बन सकती है। खैर, नॉर्थ कोरिया के पास यूरेनियम टेक्नोलॉजी आती है, वो उसको एनरिच करते हैं। 2006 के अंदर वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि वो कंट्री जहाँ पे आप अपनी पसंद की कटिंग नहीं करवा सकते, वो कंट्री जहाँ पे आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी पूरी इकोनॉमी इस बात पे बेस्ड है, या तो वहाँ पे ब्लैक मार्केट्स हैं जो बेस करती हैं और काम करती हैं, या फिर अनफोर्स्ड लेबर होती है, जिन लोगों को सजाएं मिलती हैं वो लेबर करते हैं। और पूरी की पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर डेवलप्ड है, जहाँ पे 4 साल का बच्चा भी काम करता है, एनफोर्स्ड लेबर करता है। और अगर आप कोई जुर्म करते हैं, ना सिर्फ आपको सजा मिलती है बल्कि आपके वालिदैन को और आपके घर वालों को भी सजा मिलती है। वो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर डेवलप कर लेता है और एक पावर ऑफ बैलेंस होता है बिटवीन नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान एंड यूएसए। 2006, 2009, 2013 और 2017 में भी वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया नहीं होगी। किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रम्प इसके लिए अपनी लास्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रम्प इसके लिए बैठते हैं और बात करते हैं, लेकिन किम जोंग उन ने अब लास्ट वीक बयान दिया है कि इस अब डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया की कोई बात नहीं होगी। वो बैठेंगे जरूर डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं होगी। उनके वाइस फॉरेन मिनिस्टर यूएन में खिताब देते हुए कहते हैं कि ये पावर ऑफ बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो राइवल करें साउथ कोरिया को, जापान को और यूनाइटेड स्टेट्स को। और वो पावर ऑफ बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद हों, 50 न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि उनके रजीम के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन होते हैं इसलिए कि वो नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल थ्रेट और उनके लोगों को बचा सकें। लेकिन नॉर्थ कोरिया का ऐसी वाहिद कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन इसलिए नहीं है कि वो नेशनल थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी या लोगों को बचाएं। ये सारी चीज़ें उनके लिए सेकेंडरी आती हैं। जो मेन चीज़ है वो है रजीम का सर्वाइवल, वो है किम डायनेस्टी का सर्वाइवल। यानी नॉर्थ कोरिया के पास 50 वॉरहेड्स, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वो इसलिए नहीं है कि वो लोगों को बचा सकें, बल्कि वो उन्होंने इसलिए रखे हुए हैं ताकि जो रजीम है, जो उनकी डायनेस्टी है, अगर उसको यूएस थोड़ा सा भी थ्रेट करेगा, यूएस कोई भी इस तरह का मैयर लेगा जो उनके इस रजीम के सर्वाइवल के लिए कमजोरी का साबित बनेगा, तो न्यूक्लियर वेपन उनको इस परेशानी से बचा पाएंगे। किम डायनेस्टी के पास न्यूक्लियर वेपन होना यूएस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये एक ऐसी रजीम है जो लोगों को अलाउ नहीं करती कि वो कैसे कपड़े पहने, वो कैसा खाना खाएं, वो कैसी कटिंग करवाएं। ये लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने नहीं देती, ये लोगों को स्पोर्ट्स खेलने नहीं देती। वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्रीज़ हैं और ये यूएस के लिए एक थ्रेट पोज करते हैं, क्योंकि एक ऐसा तानाशाह, एक ऐसा बादशाह जो लोगों को ये अलाउ नहीं करता कि वो कैसे कपड़े पहने, वो कैसा खाना खाएं, वो कैसी कटिंग करवाएं, तो वो यूएस पर किसी भी टाइम कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और मैं ये कोई मजाक में बात नहीं कर रहा। किम जोंग उन लोगों को ये भी अलाउ नहीं करता कि वो मुल्क से बाहर जाएं, इवन कि अपने शहर से बाहर जाएं। तो वो कैसे यूएस के इस तरह के फैसले बर्दाश्त कर पाएगा जो रजीम के खिलाफ हो या रजीम की स्टेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी के खिलाफ हो। इसलिए यूएस ने भी बहुत केयरफुली इस काम को देखा और यूएस भी जानता है, इवन डोनाल्ड ट्रम्प भी जानते हैं कि डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ये भी जानता है कि ये वो एक, अगर उसने कोई गैम्बलिंग गेम खेलनी है तो उसके पास उसके न्यूक्लियर पावर है और रजीम के सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं भी इस टॉपिक पे इसलिए इंटरेस्टेड हुआ क्योंकि ये वाहिद डायनेस्टी है, वाहिद ऐसी बादशाहत है
जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और ये न्यूक्लियर वेपन उनके लोगों की सिक्योरिटी या उनके लोगों के की नेशनल सिक्योरिटी या उन लोगों के नेशनल थ्रेट के लिए नहीं है, बल्कि ये उस डायनेस्टी, उस बादशाहत, उस रजीम को बचाने के लिए है जो कि इम्पोज करता है बाय यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ये चाहता होगा कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आए हमारी तरह और ये लोग भी डेवलप करें, और यूएस भी चाहता होगा यहाँ पर हमारा इन्फ्लुएंस क्रिएट हो, लेकिन यहाँ पे एक कम्युनिस्ट डायनेस्टी है जो कि ये चाहती है कि हमारा राज बरकरार रहे। उस राज को बरकरार करने के लिए इन्होंने ये न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं, जिसमें थोड़ा बहुत पाकिस्तान का भी किरदार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आप इस तरह की किसी भी और वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह का कंटेंट देखने के लिए हमें मोटिवेट करें। आपके सब्सक्राइब करने से ये मोटिवेट होंगे। बहुत शुक्रिया।